So we are live. You will run the video. तस्य भासः सर्वमिदं विभाति. Good evening to all. Today we are associated with the Indian Thyroid Society Facebook Live. This is the Thyroid Awareness 2025 initiative. आज है 26 जनवरी 2025 और today we'll be discussing about the pediatric health, the thyroid health in children. तो बच्चों में जो थायराइड डिजीज होते हैं उसमें आज हम डिस्कस करेंगे आज अगले 45 मिनट या 1 घंटे तक. मैं डॉक्टर शिंजन पात्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, एम्स नागपुर से. और हमारे साथ जुड़ गए हैं चारों पैनलिस्ट. फर्स्ट आई लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर विजय सारथी सर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, बेंगलुरु. देन डॉक्टर कौशिक विश्वास सर, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कोलकाता. Welcome, sir. Next, I'd like to invite Dr. Abhamani Boro Agarwal, Assistant Professor, Department of Endocrinology, Government Medical College, Guwahati, Assam. Welcome, ma'am. And Dr. Rajan Paloi, Consultant Endocrinologist from Mission Hospital, Durgapur. Welcome, sir. As we have already discussed, आज हम ये इंडियन थायराइड सोसाइटी के फेसबुक लाइव में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थायराइड डिजीज इन चिल्ड्रन. आज हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि बच्चों में कौन सी थायराइड की डिजीज सबसे कॉमन है और थायराइड डिजीज में क्या क्या होता है. तो ये जानने के लिए हम जो इम्पोर्टेंट डिजीज है बच्चों में उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चारों एक्सपर्ट्स एंड पैनलिस्ट. एक एक करके हम डिजीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और आप भी अपने कमेंट्स या जो भी आपके क्वेरीज है आप डाल सकते हैं अपने फॉर्मेट में और हम उसी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए भी कोशिश करेंगे. तो पहले बढ़ते हैं. थायराइड डिजीज इन पीडियाट्रिक्स बहुत सारे डिजीज को इन स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं. जो इम्पोर्टेंट डिजीज है हमें समझना कि हर एज ग्रुप में बहुत तरह की डिजीज हो सकता है. स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ और रादर स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ थायराइड की परेशानियां आ सकती है. एंड जब तक वो बच्चे एडोलेसेंट एज में जाए और एडल्ट तक जाए वो परेशानियां रह सकते हैं. एंड टिल एडल्टहुड एंड टिल द होल लाइफ ये परेशानियां जा सकती है. तो बहुत जरूरी है हमें समझना कि टिल बर्थ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, टिल एडोलेसेंस या टिल एडल्ट एज. तो टिल बर्थ जो हम डिजीज होते हैं थायराइड का, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं बट उसमें जो कॉमन है वो है कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म. मतलब जन्म के टाइम से ही बच्चों में जो थायराइड की बीमारियां होती है उसको हम कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं. तो इस विषय में लोगों को जानने के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बच्चों में पहले 1 महीने या पहले 3 महीने बाद थायराइड डिजीज की समस्या आने लगती है या डायग्नोसिस होता है थोड़ी देर बाद में भी 2-3 साल बाद. बट उसके बाद हमें पता चलता है कि डिजीज प्रोसेस शुरू हो गया था जब ये फीटस में ही थे, जब माँ के पेट में ही थे तब से ही प्रॉब्लम शुरू हो गया था. तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमें जानना कि कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के बारे में कब से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. For congenital hypothyroidism, I would like to first invite Dr. Professor Vijay Sarthi sir. Like to know from you, sir, what is exactly the congenital hypothyroidism and इनके main etiologies या कारण क्या हो सकते हैं, sir? Yeah, thank you, Shinjan. It's a very important question. So, in fact, like having a reduced thyroid function from birth, what you already coined as congenital hypothyroidism, can be because of various reasons. In fact, if we look back, maybe 50 years ago, the iodine deficiency used to be the most common cause of congenital hypothyroidism. Fortunately, the India has been in a very good state today, and we are not seeing these iodine deficiency as a cause of congenital hypothyroidism much in the current era. But congenital hypothyroidism still is
a very common disease in India. In fact, when compared to the Western countries like USA and UK, the prevalence of congenital hypothyroidism is almost like 1 in 1,000, so which is pretty high. So if you look at what are the causes for this, the majority of the causes, maybe I would say in around 60 to 65%, are because of an abnormal development of the thyroid gland during the fetal life. That means like when the baby is inside the mother's womb, where the thyroid gland has to get developed properly, it's not getting developed properly. And we call this as a thyroid dysgenesis, right? So this could be of uh, three different types. Okay, we know that like the thyroid gland is typically when in the fetal life is present at the back of the tongue. From there, gradually it moves to the front of the neck. But if there is any problem or challenges in that process, the thyroid gland may remain anywhere along the path. So that's called as an ectopic location of the thyroid gland or an ectopic thyroid gland. That's one of the common cause. Sometimes it may move well to the desired site, but may not be in adequate size or in fact may be completely absent. When it's completely absent, we call it as a thyroid aplasia. Whereas if it is formed there inside, but it's reduced in size, we call it as thyroid hypoplasia. In fact, this is thyroid dysgenesis and accounts for around 65%. The second common group of causes in the current era is what we call it as dysharmonogenesis. What is this? So there is a reduced synthesis of the thyroid function, thyroid hormones, I mean to say. In fact, the gland is descended well to the thyroid location, the utopic thyroid location. There is no problem with that, but there is some defect in the synthesis of thyroid hormones. Again, the most common cause for this is an enzyme called as a thyroperoxidase enzyme. But the defects can vary anywhere from the entry of iodine into the thyroid gland, which is a very essential element for the synthesis of thyroxine, to even the apparatus which handles the iodine turnover. So this is something called as dysharmonogenesis. Unlike in the previous group I talked about, here usually children will have a large goiter. So that also needs to be addressed along with the low thyroxine levels. Extremely rarely, even some maternal disorders that are results of the mothers, like mother is having a Graves' disease. So even these situations, mothers, drugs used by her, like antithyroid drugs, even sometimes, even when she's not on drugs, but her own antibodies, okay, which could be most often stimulatory, but could sometimes be inhibitory to the fetus, and also can lead to transient hypothyroidism in the neonates. So these are the common groups of congenital hypothyroidism. So of course, probably we need to emphasize more on that the prevalence is high in India, and also we need to work hard as a society, as an individual, so we to improve the coverage for newborn screening for hypothyroidism so that we detect them early and initiate the treatment early. Okay, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अ वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन. सो ये सबके लिए बहुत जानना जरूरी है कि द प्रिवेलेंस ऑफ कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म इज स्टिल हायर कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज. सो दैट्स व्हाई हमें डिटेल आइडिया होना बहुत जरूरी है. तो ये पेशेंट्स को भी थोड़ा जरूरी है समझना कि जब कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं ड्यूरिंग द बर्थ या रादर आफ्टर द बर्थ इवन, बिकॉज ऑलवेज बर्थ के दौरान ही हमें पता नहीं चलता है, बाद में भी पता सकता है एंड रेट्रोस्पेक्टिवली हम शायद डायग्नोसिस करते हैं. तो फॉर दैट मैं डॉक्टर कौशिक विश्वास के पास जाऊंगा कि वो हमें थोड़ा बताएं कि क्या क्या सिम्टम्स हमें क्लू दे सकते हैं, डायग्नोस्टिक क्लू, कि एज अ केस ऑफ अ कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म. सर. Thank you. First of all, the signs and symptoms of congenital hypothyroidism can be so subtle that can often be missed by even experienced persons, experienced doctors or clinical persons. It can be associated with hypotonia, prolonged jaundice, feeding difficulties, and constipations, and lethargy. And when the florid manifestations are there of congenital hypothyroidism, it can be associated with large tongue or macroglossia, puffy face. There could be rough and dry skin and hair, and coarse hair could be there. Open abdominal distension with umbilical hernia can be present, and growth retardation can be there.
Point is, if the condition is missed, as you have mentioned, and my previous speaker has already said, that if the condition is missed, it could have dire consequences in terms of both physical as well as intellectual developments. Thank you. थैंक यू सर। सो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि सिम्टम्स आर वेरी सटल। सो बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स, ये एक दो सिम्टम्स पेशेंट या बच्चे लेके हमें शायद नहीं आ सकते हैं। तो हमें अवेयर रहना चाहिए कि क्या क्या होस्ट ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं जहां कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म होता है। सो यही नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एज द सिम्टम्स आर वेरी सटल एंड वी एक्चुअली कैन नॉट डिफरेंशिएट मच, बिकॉज ये सारे सिम्टम्स के बहुत अदर डिफरेंशियल्स भी होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, अदर पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंसीज, ये भी सारे हो सकते हैं। सो हमें एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक फ्लो चाहिए, जो डॉक्टर विजय सारथी सर ने भी बोला है, एंड जो वेस्टर्न कंट्री में है हमारे भी एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक फ्लो होना चाहिए। तो इस बारे में मैं अभयमणि मैम से पूछना चाहूंगा कि हमारे में इंडिया में स्पेसिफिकली क्या डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं टू डायग्नोस कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म इन, टू rather rule out congenital hypothyroidism in every child, मैम। कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म मीनिंग टू से जो हाइपोथायरायडिज्म बच्चे को बाय बर्थ से मिला है उसी को कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं। यूएस में या बाहर आउट ऑफ इंडिया एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग सिस्टम है, जो कि गवर्नमेंट एक स्क्रीनिंग सिस्टम है जो सारे बच्चों का टेस्ट होता है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक वो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे जब बच्चा 3 दिन डे 3 या आफ्टर 48 आवर्स हम लोग जहाँ पे अवेलेबल है फिल्टर पेपर, तो वहां पे हम लोग बच्चे का ड्राई ब्लड स्पॉट, मतलब हिल से हम लोग का बच्चा का जो पैर होता है वहां पे हिल प्रिक करके वहां पे हम लोग ड्राई ब्लड स्पॉट लेते हैं। उसका हम लोग फिर टेस्ट करते हैं उस ड्राई ब्लड स्पॉट का, और उसमें हम लोग टीएसएच चेक करते हैं। अगर टीएसएच मोर देन 40 है तो फिर हम लोग उसको ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। और साथ में हम लोग पेशेंट और बच्चे का एक वेनस सैंपल या तो फिर जो वेन से एक सैंपल निकाल के उसको रीचेक करते हैं। और अगर सपोज वो बिटवीन 20 to 40 है तभी भी हम लोग एक वेनस सैंपल से चेक करते हैं। लेस देन 20 है तो हम लोग उसको फॉलो अप करेंगे। लेकिन बहुत बारी फिल्टर पेपर अवेलेबल नहीं होती है, जैसे कि आसाम हमारे गुवाहाटी में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा डे 3 का होता है या अबव 48 आवर्स है तो हम लोग डायरेक्टली वेनस सैंपल में चेक करते हैं। क्योंकि कॉन्जेनिटल हाइपोथायरायडिज्म का जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज्यादा है, इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। हर 1000 बच्चे में एक बच्चे को हाइपोथायरायडिज्म होता है। तो इसीलिए ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्जेनिटल हाइपोथायरायडिज्म बाद में जाके मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन ये सब कर सकता है, एंड इट इज द ओनली ट्रीटेबल कंडीशन जिससे हम लोग बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ और मेंटल स्टेट या मेंटल ग्रोथ हम दे सकते हैं। ये टाइमली डायग्नोस करना बहुत ही जरूरी है। अगर बच्चे को हाइपोथायरायडिज्म हमको पता चला टीएसएच हाई है, और साथ में कभी कभी हम लोग फ्री T4 भी चेक करते हैं, अगर वो लो है और टीएसएच हाई है इसका मतलब है बच्चे को हाइपोथायरायडिज्म है। बहुत बारी क्या होता है, आपको बुलाया जाएगा 2 वीक्स पे, अगर आपका टीएसएच बॉर्डर लाइन है तो बच्चे को फिर से बुलाया जाता है 2 वीक्स में और ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि ये हम लोग जबरदस्ती बच्चे को 2 वीकली हम लोग नहीं बुला रहे हैं, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हम लोग बुला रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, वो माइल्ड कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है या डिलेड इंक्रीज। कभी कभी क्या होता है, टीएसएच एट बेसलाइन नॉर्मल रहता है, लेकिन जब स्पेशली इन प्री टर्म और उनमें बाद में जाके 2 वीक्स के बाद 3 वीक्स के बाद टीएसएच बढ़ना चालू करता है। सो दैट हम लोग उस चीज को मिस ना करें, इसी के वजह से हम लोग आफ्टर 2 वीक्स वापस से रीचेक करते हैं टीएसएच और FT4। तो वो चेक करना बहुत ही जरूरी है। और जैसे कि विजय सारथी सर ने कहा है कि बहुत सारे कॉजेस है, इस स्टेज में हम लोग अल्ट्रासाउंड थायराइड कर सकते हैं कि थायराइड में कुछ ग्लैंड फॉर्मेशन हुआ है क्या, या थायराइड अजेनेसिस, या थायराइड बच्चे का बिल्कुल भी बना नहीं, वो एक हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। जो रिसर्च सेंटर है वहां पे हम लोग जेनेटिक म्यूटेशन कर सकते हैं, जबकि ये सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत जरूरी नहीं है। रिसर्च सेंटर में हम करते हैं। और इवेंचुअली हमने बच्चे को थायराइड देखते रहना है कि थायराइड हार्मोन हमने स्टार्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 1 महीना 2 महीना के बाद चेक करेंगे। हम लोग 2 वीकली हम लोग बच्चे का चेक करते हैं कि जब तक कि उसका टीएसएच नॉर्मल रेंज पे नहीं आ जाए। और जब तक टीएसएच नॉर्मल पे आ जाता है उस हिसाब से हम थायराइड डोज एडजस्ट करते हैं। अगर टीएसएच एंड FT4 जो फ्री T4 है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है, उसके बाद हम लोग टेस्टिंग का थोड़ा गैप बढ़ा देते हैं, जैसे फर्स्ट 6 मंथ्स में
बच्चा जब तक 6 मंथ का नहीं होता 1 मंथली हम लोग देखेंगे, और उसके बाद और जैसे 2-3 मंथली हम लोग चेक कर सकते हैं। और एक बार अगर हमने थायराइड हार्मोन हमने बच्चे को चालू किया और बच्चे को कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस हुआ, तो यूजुअली हम लोग 3 इयर्स, जब तक ये बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता तब तक हमने ये थायराइड टैबलेट्स जो होते हैं बच्चों को, वो हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट 3 इयर्स तक चलता रहता है और हम इस बीच में हम बंद नहीं करते हैं। और 3 साल का होने के बाद अगर बच्चे का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा कम है, तो हम उसको बंद करके 1 महीना फिर चेक कर सकते हैं। उस टाइम पे टेक्नीशियन स्कैन होता है थायराइड ग्लैंड को और अच्छे से देखने के लिए, तो वो हम उस टाइम पे कर सकते हैं। तो थायराइड जो बीमारी है कॉन्जेनाइटल, वो बहुत बारी परमानेंट होता है, कभी कभी वो ट्रांजिएंट बोलते हैं, जैसे कि 6 महीने तक लास्ट करता है या साल भर तक लास्ट करता है, तो वो ट्रांजिएंट होता है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हमने रेगुलर उसको फॉलो अप करना और बच्चे का रेगुलर उसका थायराइड चेक करना जरूरी है। थायराइड के साथ साथ बच्चे का ग्रोथ और बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो चेक करना भी बहुत जरूरत है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो ये सबके लिए बहुत जानना जरूरी है कि कैसे हम डे 3 आफ्टर 72 आवर्स हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, इवन विद एब्सेंस ऑफ फिल्टर पेपर। कॉज जानने के लिए यूएसजी थायराइड बहुत जरूरी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इवन इफ यू आर नॉट वेरी श्योर, देन हमें फॉलो अप करते जाना है टीएसएच एंड FT4 के साथ। सो मैं नेक्स्ट डॉक्टर राजन पालवी से ये पूछना चाहूंगा कि वेन एवर द पेशेंट इज डायग्नोज टू बी अ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, ये जो टेस्ट हमने डिस्कस किया है, सो व्हाट हाउ वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट, और उसको ट्रीटमेंट को हम कैसे फॉलो करेंगे टुवर्ड्स द चाइल्डहुड एज? Uh, Thank you, Shinjan. As Dr. Abhimanyu ma'am already has told, the basic treatment for congenital hypothyroidism is levothyroxine tablet. जो हम लोग को सबको पता है, जो एडल्ट भी लेते हैं, that same tablet we give to the congenital hypothyroid patient. But the major difference with the adult from this infant and toddler for congenital hypothyroidism is that the relative dose for babies is much higher. If you go by the per kilogram dose for babies, they are higher than the adult. And we need to try to control the TSH or hypothyroid state as early as possible, as ma'am has already told you. And the most important thing is that there is no perfect dose for a child, that we need to follow up the patient, we need to follow up the dose, and we need to titrate the dose accordingly. तो ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर साहब ने एक बार देखा, आपको एक टैबलेट दिया और सम डोज दिया, फिर आप उनके पास मतलब नहीं गए। यूनिट फॉर चिल्ड्रन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चे बड़े होते हैं, उनका वेट बढ़ता है, उनका लेंथ बढ़ता है, बॉडी सरफेस एरिया चेंज होता है, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू चेंज द टाइट्रेट द डोज। Normally, as we know in the adult also, like we prescribe the levothyroxine tablet in early in empty stomach. But for children and mainly the infant and toddler, it is not possible to give them in empty stomach. So mostly we do not recommend that we have to be in empty stomach or there is no relation with the food. But what we say that you maintain the same time and same condition for each day. So it becomes some standardized treatment. And for the infants and the child who are on breastfeeding, like the normal recommendation is you have to crush the tablet and you have to suspend the tablet particles when 1 teaspoon of mother's breast milk, or if the patient is on formula feed, some soy-free formula feed or plain water, and give to the patient the whole amount of milk where it has been suspended. And some other चीज है जिसमें वो थोड़ा इंटरफेरेंस हो सकता है, लाइक बच्चे अगर ऑलरेडी सम आयरन या कैल्शियम सप्लीमेंट में है कोई दूसरे कारण से, सो वी नीड टू कीप एटलीस्ट 4 hours गैप with the thyroid tablet injection. So these are the basic things that we need to follow, and we need to tell our patient that they have to follow for how they should give the tablet to their babies. And the most important thing that madam has also taken, the first 3 years, the majority of the congenital hypothyroidism patient, those who have severe disease, permanent disease, they will require the thyroid medication for lifetime. However, a certain percentage, a small amount of patient, they have a milder disease or transient hypothyroidism. For them also, we usually follow up closely for the first 3 years, because that time the thyroid hormones are very much needed for the neurological development of the baby. And after that only there can be a trial of withdrawal, but that has to be under a supervision of an endocrinologist. आप खुद से बंद मत कीजिए, खुद से डोज भी चेंज मत कीजिए। जो भी डॉक्टर साहब आपके पास है जिन्होंने मेडिसिन स्टार्ट किया है, जो सर्टिफाइड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, यू शुड फॉलो अप देयर एडवाइस एंड यू शुड डू अकॉर्डिंगली।
थैंक यू सर। सो ये बहुत जरूरी है सबको समझना कि जो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में ट्रीटमेंट जब शुरुआत होते हैं तो डिटेल फॉलोअप और अदर रेगुलर फॉलोअप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या जो भी पीडियाट्रिशियन या जो भी क्लिनिशियन के पास आप दिखा रहे हैं उनको फॉलोअप कराना बहुत जरूरी है। तो हमने लोगों से सारे जो पैनलिस्ट हैं इनके यही समझा कि कैसे कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं, कैसे हमें क्या क्या क्लू मिल सकता है, डायग्नोस्टिक क्लू एट द टाइम ऑफ बर्थ, और उसका डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल क्या है इंडिया में जो अवेलेबल है या जहां अवेलेबल नहीं है, थोड़ा जो डिफरेंस है वो भी हमने समझा, एंड ऑब्वियसली ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंस और द इम्पोर्टेंस ऑन द लाइफ टाइम इम्पोर्टेंस, बिकॉज हाइट एंड बाकी मेंटल डेवलपमेंट सब सारे के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है इनका रेगुलर फॉलोअप का। तो आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। हम बात कर रहे हैं कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म का। अभी थोड़ा हम बात करेंगे जो हम बोलते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म इन एडोलेसेंस या जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म, जो चाइल्डहुड एज में जब हाइपोथायराइडिज्म होता है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। सो ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आते हैं, मे बी अराउंड 10-11 साल या मे बी 14-15 साल के, कम हाइट को लेके, जिसको हम बोलते हैं कि शॉर्ट स्टेचर। तो ये शॉर्ट स्टेचर पहले भी हमने डिस्कस किया है कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स अनकंट्रोल हाइपोथायराइडिज्म के। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे 14-15 साल के टाइम पे आए शॉर्ट स्टेचर लेके, क्या एक इंपॉर्टेंट कारण ये जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, और हम ऐसे पेशेंट्स को क्या क्या और क्लिनिकल फीचर्स हम देख के इसको और हमें और भी ज्यादा कंफर्मेटरी लग सकता है कि पॉसिबली कि दिस इज अ कॉज ऑफ जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म। तो आई गो टू विजय सारथी सर कि उनके इस बारे में क्या राय है जानने की। सर। Yes, Shinjan. So I think like whenever we see a short child, so hypothyroidism is a very well possible cause over there. So, but not a very common cause, but I would say it would account for around 3% of short children. But if you want to look at the very specifically treatable causes, this is a very important cause. In fact, if you look at all the causes of shortages that can be treated with a very minimal cost, the first leader there will be hypothyroidism, because you just give a simple tablet, which is very cheap, but you can still get a very rewarding results in terms of height gain. So if you want to answer the second question, what are the other symptoms they may have? So they may have goiter, what is actually called as an enlargement of the thyroid gland, so which appears as a swelling in front of the thyroid gland. So they may also have many other features. They may have a generalized weakness. They may feel more sleepy. In fact, they're less active. So on the contrary to what we believe typically, in fact, these students become very kind of a studious. They do perform well in the exams. So they're very obedient patients or very obedient children. And they may also have a reduced appetite, so they don't eat well, but even then they will be putting on weight. So that's the typical characters. And they may have a constipation, and they may have dry skin. So more importantly, I want to extend the symptom just to warn all the audience who are watching it, maybe healthcare providers or the non-healthcare providers, that this disease is a great mimicker. It's a great masquerader. So it can present with many manifestations. And in fact, like it will lead to increase in the size of the pituitary gland because of the hyperplasia, and often gets misdiagnosed as a pituitary tumor. So one thing we need to be aware. Similarly, it also leads to enlargement, in fact, a big enlargement of the ovaries, often mistaken for some tumors. And we also encountered some cases where probably an inadvertent surgeries were planned for these children. So it can also lead to accumulation of fluid or water in the cavity around the heart, what we call the pericardial effusion, quite often gets misdiagnosed. So overall to say, these children with hypothyroidism can have a varied manifestation, so which we need to be aware. But on the other hand, it's also true that short stature could be the only manifestation of a hypothyroidism child, even when the children are not having any of these features. So even then, it's worth looking for that by testing the thyroid function test, whether these children have hypothyroidism or not. Thank you. थैंक यू सर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट स्टेचर में ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इस एज में, बट हाइपोथायराइडिज्म इज काइंड ऑफ वन सच डिजीज जहां द ट्रीटमेंट इज मोस्ट रिवार्डिंग एंड द चीपेस्ट,
and very easy to administer and very easy to rather being compliant from the patient point of view. सो ऑब्वियसली जब शॉर्ट स्टेचर या ऐसे सिम्टम्स लेके आते हैं डिफरेंशियल्स, मतलब बाकी काफी सारे हार्मोन की डिजीज भी सेम तरह के दिख सकते हैं, बट जब हमें और भी कुछ सिम्टम्स जो डॉक्टर सारथी सर ने बोला है और उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि शायद इट्स हाइपोथायराइडिज्म इन जुवेनाइल एज और इन एडोलेसेंस, तो मैं डॉक्टर कौशिक विश्वास सर से ये पूछना चाहूंगा कि उस केसेस में हम थायराइड हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस करने के लिए क्या क्या टेस्टिंग एडवाइस करें? Thank you, Ranjan. As Vijay Sarthi sir has said, when there is high clinical suspicion, we need to establish the diagnosis of hypothyroidism, and we usually send serum TSH, free T4, and total T3. And if there is, as the most common diagnosis at that age group is still the autoimmune Hashimoto thyroiditis, sometimes we also send anti-TPO antibodies. And if there is any constellation of other autoimmune diseases which can coexist with autoimmune thyroid disorders like type 1 diabetes or celiac flu, they can also be screened. So I think the after the clinical suspicion is there, the biochemical diagnosis is very straightforward. Thank you. राइट सर, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब पेशेंट्स एक हमारे पास एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें समझना rather फॉर द सर्च फॉर द हायर डिस्क्रिमिनेटरी फीचर्स जो सर ने बताया, एंड देन वी कैन जस्ट एडवाइज ऑल दिस थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड टू लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हमें समझ आ रहा है कि it may not be the only single disease, it may be associated with the other disease। तो ये मैं डॉक्टर अभवमणि मैम से पूछना चाहूंगा कि और क्या क्या डिजीज स्पेशली जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म और रादर हाशिमोटोज हाइपोथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है, विच इज काइंड ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ जुवेनाइल, जो सिमिलर फीचर्स लेके आ सकते हैं, रादर शॉर्ट स्टेचर लेके आ सकते हैं, मे बी मेंटल डेवलपमेंट डिले लेके आ सकते हैं, जो हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि मे बी इज इट ओनली बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, एम आई मिसिंग समथिंग एल्स? तो मैम इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जो जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म है, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम होने से हमारा स्केलेटल इफेक्ट होता है और उसके वजह से आपका क्या होता है, शॉर्ट स्टेचर और डेवलपमेंटल डिले या इन रादर टू से स्कॉलास्टिक डिटोरिएशन जो बोलते हैं, पढ़ाई में बच्चा मतलब मन ना लगना या पहले जैसा परफॉर्म ना कर पाना, वो सब सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म का वन ऑफ द मेन रीजन है ऑटो इम्यूनिटी। जैसे इसमें क्या होता है, बॉडी में हम लोग का एंटीबॉडी फॉर्म हो जाता है जो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो थायराइड ग्लैंड को जैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, वैसे ही दूसरे एंटीबॉडीज भी हो सकते हैं, जैसे कि सीलिएक डिजीज जो एक एंटीबॉडी रिलेटेड होता है, जिसमें सीलिएक डिजीज में भी जैसे शॉर्ट स्टेचर होगा बच्चा, अनीमिया होगा। एनीमिया बहुत कॉमन है सीलिएक डिजीज में, या उसका डायरिया, लूज मोशन या एब्डोमिनल पेन, इस टाइप के सिम्टम्स लेके आ सकता है बच्चा, और हम लोग काफी कंफ्यूज भी होते हैं। बहुत बारी जैसे जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म है, हमने थायराइड टैबलेट दिया, थायराइड को हमने ट्रीट किया, बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, तो हमने ये अदर एसोसिएटेड जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है उसको चेक करना है। कभी कभी जैसे एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो सकता है, उसमें बच्चा बहुत दुबला पतला हो जाता है, डार्कनिंग हो सकता है, बच्चे का स्किन काला हो सकता है, और जैसे बच्चों को डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो उस टाइप का, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, वैसे फीचर्स हो सकते हैं। एसोसिएटेड विद जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म डिलेड प्यूबर्टी भी रहता है, जैसे कि बच्चा का क्या है, टाइमली प्यूबर्टी नहीं आया। हाइपोथायराइडिज्म में दोनों पॉसिबल है, एक तो अर्ली प्यूबर्टी, एक डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी भी काफी कॉमन है, और डिलेड प्यूबर्टी के वजह से भी बच्चे का हाइट नहीं ग्रो होता है व्हेन हम जब उनका दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे। तो प्यूबर्टी एसेस करना भी बहुत जरूरी है ऐसे बच्चों में। और बहुत बारी देखा गया है कि जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म मतलब यूजुअली कॉमन होता है कुछ सिंड्रोमिक बच्चों में, जैसे कि अगर बच्चा डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, टर्नर सिंड्रोम का बच्चा है, ऐसा कोई बहुत सारे सिंड्रोम्स है। ये दोनों कॉमन सिंड्रोम्स है, जैसे डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। इन सब सिंड्रोम्स में जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है, और बच्चा हम लोग यूजुअली थायराइड डिसऑर्डर्स के साथ ही पहले हम लोग डिटेक्ट करते हैं। इवेंचुअली हम लोग जब उनका जेनेटिक एनालिसिस करते हैं और बाकी के जो सिंड्रोमिक हम लोग एसेस करते हैं, तो पता चलता है कि बच्चे को सिंड्रोम है। तो इनमें भी क्या होता है, ये सिंड्रोम्स में, कि बच्चा थायराइड
को ट्रीट करेंगे तभी भी बच्चा बराबर से ग्रो नहीं होएगा, या तो फिर बराबर से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट ठीक नहीं रहेगा एज पर नॉर्मल नॉर्म्स। और दूसरे ऑटोइम्यून जैसे पर्निशियस एनीमिया होता है जिसमें B12 डिफिशियंसी हो सकता है, ये भी जैसे एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ये भी जुवेनाइल हाइपोथायरायडिज्म के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो अगर किसी को जुवेनाइल हाइपोथायरायडिज्म है तो हमने उनका पहले देखना है कि थायराइड हार्मोन डिटेक्ट होने के बाद थायराइड हार्मोन हमने चालू किया, उसके बाद हमने थायराइड TSH FT4 को नॉर्मल रखने की कोशिश की, उसके बाद बच्चे का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, कैचअप हुआ है कि नहीं। अगर बच्चे का कैचअप हुआ है देन हमें पता है कि ये सिर्फ थायराइड हार्मोन की वजह से इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो था, अभी वो कैचअप कर लिया। लेकिन अगर उसका थायराइड हार्मोन देने के बावजूद अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तब हमने ये सब ऑटो इम्यून सारे जो बाकी मैंने कंडीशंस बताए हैं वो सब रूल आउट करना है। उसके बाद उसको कोई सिंड्रोम है क्या, जैसे टर्नर सिंड्रोम या कोई डिलेड प्यूबर्टी का कुछ कंडीशन है, तो वो हमने देखना है। और नंबर 3, कभी कभी हमने देखा है कि बच्चों को कभी एसोसिएटेड ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी भी रहता है। Yes. तो रेयरली कभी कभी ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी भी रहता है और हमने उसका ग्रोथ हार्मोन भी एसेस करना पड़ सकता है। सो बहुत सारी रीजंस है। एंड यस, सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, अगर बच्चे को एस्थमा है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो इन जनरल अगर सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स है बच्चे को या कुछ दूसरी बीमारियां हैं, तो उसके वजह से भी लाइक जुवेनाइल हाइपोथायरायडिज्म के बावजूद, उसको ट्रीट करने के बावजूद बच्चा शॉर्ट या डिलेड रह सकता है इन हिज माइलस्टोन्स या डेवलपमेंट। Thank you, ma'am. So this is a very actually tricky situation for like endocrinologists like us, जहाँ हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं बट रादर डायग्नोसिस के लिए कोशिश करते हैं, बट कंफ्यूजन डायग्नोसिस में भी रहता है एंड बाद में ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग में भी रहता है। सो मैं डॉक्टर राजन पालवी सर के पास जाऊंगा कि अबाउट द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और रादर द ट्रीटमेंट शेड्यूल फॉर दिस जुवेनाइल हाइपोथायरायडिज्म, बिकॉज हमने कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज्म के बारे में सुना कि क्या थायराइड के डोजेस रहते हैं, स्लाइटली कंपैरेटिवली हायर रहता है एडल्ट की तुलना में, और कैसे उनको लेना होता है, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चों में तो टैबलेट वो नहीं ले सकते। ये जुवेनाइल ऐसा ही पीरियड है, काइंड ऑफ अ बीच वाला पीरियड है बिटवीन एडल्ट ट्रांजिशन एंड ऑब्वियसली पीडियाट्रिक एज ग्रुप। तो इसमें हम कैसे ट्रीट करते हैं, और अदर एडल्ट हाइपोथायरायडिज्म में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उससे कुछ डिफरेंस हम पेशेंट को बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काउंसलिंग करते हैं या नहीं, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। A very good question, Shinjan. Specifically for this juvenile or adolescent period, it is a difficult time for to start treatment. Though the treatment is similar like that adults, that the same levothyroxine we give, however, the risk of adverse effect is a little bit in this period sometimes becomes a higher if we start with the full dose at a time. Like infants, though the dose is not as high as infants, but relatively higher than the adult counterpart for per kilogram dose for in juvenile period. But कभी-कभी mainly 2 or 3 problems specifically these juvenile or adolescent बच्चे face करते हैं. Number one कि if you start with the full dose, sometimes not in all children, but few of these adolescent children, they will suddenly become agitated. So there can be a decrease in their scholastic performance. There can be decrease in the overall attention span. So अगर ये सब प्रॉब्लम अगर बच्चे का पेरेंट फेस करते हैं तो वी यूजुअली स्टार्ट विथ ए लो डोज एंड देन ग्रेजुअली अप टाइट्रेट to allow these children to cope up with the new medicine. So this is one of the common problem that we get in this group of in this age group only. Rarely also this another complaint we see that there is a though low risk but one complication of pseudotumor cerebri can be seen in this age group. So उसमें क्या होता है कि बच्चे का ब्रेन का जो इंट्राक्रैनियल टेंशन है वो कभी बढ़ता है एंड समटाइम द पेशेंट और बच्चे कैन प्रेजेंट विद increase in the headache. So mainly these two symptoms we counsel for the parents. Like if you have some complaint related to these two symptoms, then please visit your consultant clinician first. And in few of these cases, we don't give the full dose at a time. मान लीजिए हम लोग को पता है कि बच्चे का जितना सीवियर सिम्टम है या जो उनको बॉडी वेट है उसके हिसाब से शायद द children will need maximum of some 100 microgram of dose, but we do not start the full dose at a time. Maybe we start with 25 microgram and then gradually up titrate depending upon the how the patient is coping up with this new therapy.
थैंक यू सर। सो ये बहुत हमें ज़रूरी है समझना कि जनरली हम एडल्ट में फुल डोज पहले ही शुरुआत कर सकते हैं, whatever the according to the levels, और कंजेनिटल में दो द डोज इज हायर कंपैरेटिवली कंपेयर टू द एज बॉडी वेट विद द एडल्ट्स, बट फिर भी हम डोज उस हिसाब से शुरू कर सकते हैं। बट जुवेनाइल में जनरली हम ये स्टेप अप अप्रोच लेते हैं बिकॉज ऑफ ऑल सच थिंग्स जो सर ने डिस्कस किया। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म इन एडोलेसेंस। और एक इंपॉर्टेंट चीज भी है कि दोनों डिजीज में थायराइड हार्मोन शरीर में कम रहता है। सो ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ अ हाइपोथायराइडिज्म, दो डिफरेंट एज ग्रुप में। बट हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन बढ़ने के कारण जो होता है, तो उसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। तो शरीर में थायराइड हार्मोन ज्यादा है, वो काइंड ऑफ अ टॉक्सिक फीचर्स लेके आते हैं शरीर में, एंड दैट इज कॉल्ड ऑफ अ थायरोटॉक्सिकोसिस। जैसे हार्ट रेट बढ़ना, वजन कम हो जाना, घबराहट आना, पैल्पिटेशंस आना, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। बट स्पेसिफिकली ये हम सभी पता, मोस्टली हमें पता है थोड़ा है कि एडल्ट्स के बारे में। बट पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी क्या ये थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है? तो मैं डॉक्टर विजय सारथी सर से पूछूंगा कि ऐसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, तो उसके मेन कारण क्या होता है, और और ये कितने उनके प्रिवेलेंस है, मे बी कंपैरिजन विद द एडल्ट, ये हमारे बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। Yes, Shinjan. So indeed, it's true that like the pediatric thyrotoxicosis, the thyrotoxicosis in children and adolescents is rarer in them compared to adults. So in fact, if you take the Graves' disease, which is the most common cause of thyrotoxicosis, only 1% of them will occur in children, but 95% of them, 99% occur in adults. But even then, that remains the most common cause of thyrotoxicosis in children and adolescents. In fact, like 95% of the thyrotoxicosis in children and adolescents is because of the Graves' disease. So what is this Graves' disease? Is it a grave disease? In fact, when not recognized, maybe it's a grave disease, but typically it's not called as Graves for that reason. It's a name of a scientist. I don't want the audience to get confused that it's a grievous disease. But why this results is basically because these individuals have some genetic predisposition, which has also been reflecting by the presence of thyroid disorders, maybe in hypothyroidism or hyperthyroidism in the family members. Why they are predisposed? Because they have some subtle alterations in their genes that regulate the immune system. So their immune system is a little confused because of the genetic alteration. So when they encounter some triggers or foreign antigens which mimic the thyroid antigens, they cannot clearly differentiate what is a foreign antigen and what is our own body organ. So in that process, what happens, our own immune system in that confusion thinks that our thyroid gland is a foreign antigen and mounts a response against it, so which leads to thyroid damage. In fact, when this process happens, the most common thyroid damage is actually hypothyroidism, what Dr. Bhomani already talked about. But it can also lead to an increased production of thyroid hormone by producing antibodies that stimulate the thyroxine production from the thyroid gland. So, and this is the whole process that happens in the development of Graves' disease, which is an autoimmune hyperthyroidism. Of course, other causes are extremely rare. Could be the thyroid nodule, which is autonomously functioning to produce thyroid hormones, or rarely the metally transferred antibodies may produce thyrotoxicosis in neonates. But the most common one, probably which we should be aware of, is actually a Graves' disease. Thank you. राइट सर। सो ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि दो द थायरोटॉक्सिकोसिस, जो शरीर में थायराइड हार्मोन ज्यादा होना, एडल्ट्स में ही ज्यादातर दिखा जाता है, और हम एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी वही ज्यादा देखते हैं। पर पीडियाट्रिक ग्रेव्स डिजीज और rather pediatric thyrotoxicosis is not that uncommon or rather rare। तो हमें ये समझ होना जरूरी है कि कब हम ऐसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में थायरोटॉक्सिकोसिस डायग्नोसिस करें। तो दैट्स व्हाई मैं डॉक्टर कौशिक मिश्रा सर से ये पूछना चाहूंगा कि जैसे ग्रेव्स डिजीज सर ने ऑलरेडी बताया है कि इट्स कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पीडियाट्रिक थायरोटॉक्सिकोसिस, बाकी डिजीजेस आर क्वाइट रेयर। तो ऐसे ग्रेव्स डिजीज क्या क्या सिम्टम्स लेके हमारे पास आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हमें डायग्नोस्टिक क्लू देते हैं कि हम थायराइड फंक्शंस कराएं और बाकी डायग्नोसिस के बारे में आगे बढ़े? तो ये बताइए थोड़ा सा। Thank you, Dr. Shinjan. There could be protein manifestations and sign and symptoms of hyperthyroidism or thyrotoxicosis in children. There could be enlargement of thyroid or goiter, as previously been mentioned. There could be weight loss despite voracious eating, and the blood pressure sometimes be elevated. There could be palpitation or elevated heart rates, and
There could be some emotional problems like irritability, decreased attention span, poor performance in the school, and ophthalmic issues like bulging of eyes could be there, and sleep disturbances could be there. Often there is complaint of fatigue, and sometimes in extreme cases there could be manifestations of proximal myopathies like climbing stairs, etc. Thank you. Thank you, sir. These are some of the symptoms जो slightly more specific है if we compare with the juvenile hypothyroidism or pediatric hypothyroidism. ये symptoms generally ऐसे pediatric age group में हैं तो we should be quite aware, rather we should be careful and हमें diagnosis करना चाहिए about the pediatric thyrotoxicosis और हम thyroid functions advise करते हैं and we will have an idea according to the TSH and the T4 levels. The T4, T3 are typically high with a suppressed TSH. And we'll have a diagnosis of a pediatric thyrotoxicosis, specifically Graves' disease. So next मैं डॉक्टर अभोमनी मैम से पूछना चाहूंगा कि वी हैव अ डायग्नोसिस ऑफ अ पीडियाट्रिक थायरोटॉक्सिकोसिस जैसे एडल्ट थायरोटॉक्सिकोसिस या ग्रेव्स डिजीज में एंटी थायराइड ड्रग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी, rather the first line of therapy, प्राइमरी थेरेपी जो हम बोल सकते हैं. तो ये एंटी थायराइड ड्रग्स क्या हम सिमिलर वे में ही पीडियाट्रिक थायरोटॉक्सिकोसिस पेशेंट्स को यूज कर सकते हैं और कितने दिनों तक यूज कर सकते हैं? बिकॉज एडल्ट्स में ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं. ऑब्वियसली ऑडियंस को हम थोड़ा बता सकते हैं कि जनरली हम ये लाइफ लॉन्ग नहीं दे सकते. हम पेशेंट्स को एडल्ट्स में स्पेसिफिकली बताते हैं कि ये आपका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है. रेमिशन में आ जाए तो ऑब्वियसली अच्छा है, बट अदरवाइज हम बाद में दूसरे थेरेपीज के लिए हमें उनको काउंसिल करना होता है. बट फॉर पीडियाट्रिक थायरोटॉक्सिकोसिस हम एंटी थायराइड ड्रग्स देने के टाइम में क्या बोलते हैं, कितने टाइम तक देना है और कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें. जो थायरोटॉक्सिकोसिस है उसमें हमें पहले डिवाइड करना है कि ये ग्रेव्स डिजीज है या नहीं है, या सब एक्यूट थायराइडाइटिस है, या जो हाशिमोटोस थायराइडाइटिस या जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म उसका हाइपरथायराइड स्टेट है. यूजुअली सब एक्यूट थायराइडाइटिस जो वायरल इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शन की वजह से होता है वो ट्रांजिएंट होता है. उसमें थायराइड ये जो एंटी थायराइड टैबलेट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है और उसमें हम लोग जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं. दूसरी बात ये है कि अगर हमने टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी हमने किया, मैम आपका म्यूटेड. ओके. सो अभी अगर बच्चे को थायराइड एंटीबॉडी हमने किया, टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी बोलते हैं. अगर टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी अगर बच्चे का पॉजिटिव है तो हम उसको ग्रेव्स डिजीज बोल सकते हैं. और अगर बच्चे को आई फीचर्स है, आई में आई थायराइड आई डिजीज बोलते हैं, उसमें भी हम उनको बता सकते हैं कि ये डिजीज सजेस्टिव ऑफ ग्रेव्स डिजीज. अभी जो एंटी थायराइड टैबलेट्स देते हैं इन ग्रेव्स डिजीज, तो उसमें वो हम लोग जैसे एक हाई डोज में शुरू करते हैं एंड यूजुअली 1.5 मंथ टू 2 मंथ्स में थायराइड हार्मोन जो थायराइड टीएसएच T3 T4 जो है वो यूजुअली नॉर्मलाइज हो जाता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. सम इट मे टेक लॉन्गर टाइम और बेस्ड ऑन थायराइड टीएसएच एंड T3 T4 या थायराइड टेस्ट के बेसिस पे हम वो डोज एडजस्ट करते हैं. लेकिन क्या होता है, ये जो थायराइड टैबलेट्स है, एंटी थायराइड मेडिकेशंस है, वो एंटी थायराइड मेडिकेशंस बच्चों में बहुत सेफ है. जो मेट्रिमाजोल एंड कार्बिमाजोल जो बोलते हैं वो थायनामाइड्स है, वो हम लोग यूजुअली देते हैं. प्रोपाइल थायरोयूरासिल एक पीटीयू करके जो हम एडल्ट्स में यूज करते हैं वो हम बच्चों में यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसका हेपेटिक इंजरी बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए बच्चों में पीटीयू हम यूज नहीं करते हैं. मेट्रिमाजोल या कार्बिमाजोल यूज करते हैं और वो बहुत सेफ है. बच्चा अगर लेस देन 5 इयर्स है, हमारे पास सिर्फ थायराइड का टैबलेट जो एंटी थायराइड मेडिकेशन है वही ऑप्शन है, हम दूसरा नहीं करते हैं. 5 to 10 इयर्स में हमारा प्रेफरेबल भी एंटी थायराइड मेडिकेशन है. मोर देन 10 इयर्स हम लोग डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए भी पेशेंट को बोल सकते हैं. लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जाने से पहले हमने थायराइड का जो एंटी थायराइड मेडिसिन है वो एटलीस्ट मिनिमम 3 इयर्स हमने कंटिन्यू रखना है. बहुत सारे बच्चों में हमने 5 इयर्स भी कंटिन्यू रखा है. इसमें केस रिपोर्ट्स है जिसमें लोगों ने 9 डॉक्टर्स ने 9 इयर्स तक भी कंटिन्यू रखा है, क्योंकि जितना हम लंबा कंटिन्यू रखेंगे उतना चांसेस ऑफ रेमिशन या तो फिर उस बीमारी को ठीक रहना होता है. बहुत बारी मदर्स पूछते हैं कि अभी तो बच्चे का थायराइड ठीक है, 1 साल हो गया, मेरा बच्चा थायराइड टैबलेट खा रहा है एंटी थायराइड मेडिसिन, तो आप इसको क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? तो उनको बताना जरूरी है कि अगर टीएसएच रिसेप्टर आपका एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो इनका क्या है, बंद करने के बाद उनका फिर से रिलैप्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है. इसीलिए हमने मिनिमम 3 इयर्स कंटिन्यू रखना है, क्योंकि क्या होता है 3 इयर्स में भी अराउंड 40% को ही रेमिशन मिलेगा.
या 40% ही ठीक होंगे, बाकी के 60% को परसिस्टेंट होगा वो बीमारी। और ये बीमारी को ठीक करने के लिए, रेमिशन में लाने के लिए हमने कंटिन्यू या प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और वो हम लोग क्या है, हम लोग थायराइड एंटीबॉडीज जो बोलते हैं, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज, वो हम इंटरमिटेंटली चेक करेंगे। और उसके टाइटर के बेसिस पे, थायराइड फंक्शन TSH T3 T4 के बेसिस पे, फिर हम 3 इयर्स के बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस बच्चे में ये बंद कर सकते हैं या नहीं बंद कर सकते। सो ये बताना बहुत जरूरी है पेरेंट्स को कि जो एंटी थायराइड टैबलेट्स है उसको प्रोलॉन्ग करना, उसको कंटिन्यू रखना इवन इन द मिनिमम डोजेस, वो बहुत ही जरूरी है। और जब हम थायराइड का ये एंटी थायराइड मेडिसिन देते हैं, तब हमने कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में भी पेरेंट्स को बताना है। जैसे कि अगर बच्चे को बुखार हो गया, सोर थ्रोट हो गया, गले में दर्द है, उसका जो CBC काउंट है उसमें न्यूट्रोफिल का काउंट कम हो गया है, बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, हेपेटोमेगली हो गया है, तो उन सब चीजों में हमने कभी कभी हमें बंद करना पड़ सकता है, लीवर फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है तो। सो ये सब बोलना पेरेंट्स को और बताना बहुत जरूरी है। और एट बेसलाइन हम हर एक बच्चे का लीवर टेस्ट और उसका जो CBC ब्लड काउंट है वो चेक करते हैं, और जैसे हमें जरूरत पड़े वैसे ही ऑन फॉलो हम उसको रिपीट करके देखते हैं। थैंक यू मैम। सो ये बहुत सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि खुद से दवाई मत बंद कीजिए। ये पीडियाट्रिक ग्रेव्स डिजीज के लिए बहुत जरूरी है समझना, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जब मे बी थायराइड फंक्शंस नॉर्मल में चल रहा है, T4 नॉर्मल में चल रहा है, हम डोज थोड़ा थोड़ा कम करके दे रहे हैं, बट पेशेंट्स अचानक से, या रादर पेशेंट्स के रिलेटिव्स या पेरेंट्स बोल सकते हैं कि अचानक से बंद कर देते हैं फॉर मेनी रीजन। सो ये बहुत एकदम ही सही नहीं है। जैसे जैसे हम बताएं, इवन इन द लोएस्ट ऑफ डोज आपको कंटिन्यू करना है। और सबसे बड़ी बात है, आज हमारे पास डेटा है अबाउट इट्स लॉन्ग टर्म सेफ्टी, तो हम इवन मोर देन 3 इयर्स टिल 5 इयर्स, एंड ऑब्वियसली मैम ने जैसे बताया कि टिल 8-9 इयर्स तक भी हमारे पास स्टडीज है, तो हम उसको काफी लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल इंक्रीज द चांस ऑफ रिमिशन। तो मैं डॉक्टर राजन पालवी सर से ये पूछना चाहूंगा कि जैसे हम एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट हमारे पास दो और ऑप्शंस रहते हैं थायराइडोक्सिकोसिस में ट्रीट करने के लिए। स्पेसिफिकली हम पीडियाट्रिक ग्रेव्स डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेडियोइड एब्लेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी, ऑब्वियसली थायराइड सर्जरी और टोटल थायराइडेक्टमी होता है। सो सपोज हमारे पास एक 7 साल का कोई पीडियाट्रिक थायराइडोक्सिकोसिस है, रादर मे भी बोल सकते हैं कि 9 इयर्स का एक पीडियाट्रिक थायराइडोक्सिकोसिस है, 3-4 साल से द पेशेंट इज ऑन एंटी थायराइड ड्रग थेरेपी, तो हमारे पास जो रेडियोआइडिन एब्लेशन है, जो रेडियोआइडिन दे के ग्लैंड को नष्ट कर देना, यही हम बोल सकते हैं। तो क्या ये ऑप्शन हम उस बच्चे को दे सकते हैं एज ए डेफिनेटिव ऑप्शन, और अदर हम चूज करेंगे कि मे बी वी कैन जस्ट प्रोलॉन्ग द एंटी थायराइड ड्रग फॉर सच एज ग्रुप ऑफ पेशेंट? So first of all, just to give an idea that ये कॉमन मिसकॉन्सेप्शन रहता है, दिस रेडियोआयोडीन एब्लेशन थेरेपी ये बाहर से जैसे नॉर्मली कोई रेडिएशन या मशीन से नहीं दिया जाता है। दिस इज जस्ट लाइक एन ओरल टैबलेट विच विल बी गिवन बाय न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन अकॉर्डिंग टू द डोज नीडेड बाय द patient, be it adult, be it children. Now for radioiodine ablation, वो जो इंटरनेशनल गाइडलाइन का रिकमेंडेशन है कि आफ्टर एज ऑफ 10 years you can give. Below 5 years, we usually avoid, and it is 5 to 10 years. It is just like a relative contraindications है कि अगर बहुत जरूरत ना पड़े तो हम लोग 5 to 10 years नहीं देते. Above 10 years, we can definitely give. और अलग से कुछ चीज हम लोग को देखना पड़ता है। मान लीजिए अगर बच्चे का कभी कभी, नॉट इन ऑल ग्रेव्स डिजीज, कुछ कुछ ग्रेव्स डिजीज पेशेंट का एडिशनली आई प्रॉब्लम रहता है। अगर पेशेंट का एक्टिव आई डिजीज है, मतलब ये थायराइड डिजीज में हम लोग जो देखते हैं आंख बाहर आ जाना, आंख में रेडनेस आना या पेन, सो द इफ देयर इज साइन ऑफ एक्टिव आई डिजीज, तो इस टाइम में वी यूजुअली अवॉइड गिविंग एन रेडियोआयोडीन एब्लेशन, बिकॉज ये उसको बढ़ा सकता है। अगर देना भी पड़े तो वो स्टेरॉइड कवरेज में देना पड़ता है। थर्डली, अगर गोइटर गोइटर अगर साइज बहुत बड़ा होता है, बिकॉज एज डॉक्टर शिंजन हैज ऑलरेडी टोल्ड दैट आवर एम फॉर रेडियोआयोडीन एब्लेशन थेरेपी इज टू डिस्ट्रॉय द थायराइड टिश्यू एंड टू मेक देम हाइपोथायराइड। तो उसमें क्या होता है, अगर थायराइड टिश्यू बहुत ज्यादा होता है तो रिलेटिव डोज ऑफ रेडियोआयोडीन बहुत ज्यादा लगता है। सो इन दैट केसेस ऑल्सो दिस इज द रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर रेडियोआयोडीन एब्लेशन। Now, more than 10 years of age, radioiodine ablation can be definitely one of the definitive therapy for children and adolescent. Now we have a long-term safety data because एक major issue रहता है या controversy रहता है because you are giving an radioiodine to an young population, so they have long life in future, so we need long-term follow-up data related mainly to whether this can cause any future cancer or not.
And now we have a data, we have multiple meta-analysis and also 4-decade follow-up data. That means 40 years follow-up data that it doesn't increase any significant cancer risk for this patient. So that's why we can say it is relatively safe to use more than 10 years of age. And this is one of the definitive therapy for pediatric Graves' disease. But we need to also think of other relative contraindications, and we need to individualize the treatment for this group of patients. सो ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि डेफिनेटिव थेरेपी हम कम कौन से एज ग्रुप में कर सकते हैं. सो एक्चुअली ये काफी द इम्पोर्टेंट रिस्क है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस कैंसर्स. जो एब्लेशन थेरेपी बारे में हमें सोचना पड़ता है फॉर द पीडियाट्रिक एज ग्रुप. एंड ये जो काफी न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हुए थे पहले, उससे ही actually the story has started, and definitely we had a scientific evidence it may affect the future life as well for such a pediatric age group. So that's why, जैसे सर ने बोला, we should be individualizing the treatment, and that is the most important thing for the pediatric thyrotoxicosis, the Graves' disease treatment. So thank you all the panelists, Vijay Sarthi sir, Dr. Kushik Vishwas sir, Dr. Abhavamani ma'am, and Dr. Rajan Palui sir. तो हमने आज काफी अच्छा डिस्कशन किया about the 3 important aspects of thyroid disease in children. एक हम congenital hypothyroidism के बारे में हमने समझा कि कैसे हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे हम उसको बहुत इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं, एंड क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है और क्या फॉलो अप रहता है. देन हमने समझा कि अबाउट द जुवेनाइल हाइपोथायराइडिज्म क्या सिम्टम्स लेके आ सकता है. शॉर्ट स्टेचर इज वन ऑफ द फीचर्स, बट दैट इज नॉट द ओनली फीचर, रादर नॉट वेरी स्पेसिफिक एज वेल. उसके साथ भी बहुत सारे डिजीजेस रह सकते हैं एसोसिएटेड, जो ऐसे सेम सिम्टम्स लेके प्रेजेंट कर सकता है. सो दैट्स व्हाई पर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर्स हमें ढूंढना बहुत जरूरी है, एंड ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट अप्रोच करना जरूरी है, डायग्नोस्टिक एज वेल एज ट्रीटमेंट अप्रोच. And last but not the least, pediatric thyrotoxicosis, specifically pediatric Graves' disease, is not an uncommon or rare disease. ये बहुत सारे patients हमारे पास आते हैं, तो हमें we should be careful, and rather we should be aware of their symptoms, proper diagnostic approach, and the proper treatment, and obviously consideration of the anti-thyroid drug and radioiodine ablation, rather balancing between these two things. So thank you all the panelists for joining here. So as a Indian Thyroid Society for the thyroid awareness is organizing regular webinars for the awareness of the common people regarding the thyroid diseases. This was about a episode, or rather the webinar about the thyroid disease in the children. Next Mangalwar ko 28th of January, there will be another webinar from the Indian Thyroid Society. So वो भी आप लोग जुड़ सकते हैं the same time between 8 to 9 p.m. on 28th of January, जहां thyroid disease के बहुत सारे myths and facts के बारे में discussion होगा, जिसमें Dr. Parth Jetwani will be moderating with the expert panelists from all over the India, like Dr. Thalapathy sir, Dr. Deep Datta sir, and Dr. Vanishri ma'am. So आप लोग उसमें भी जुड़िए, and it will continue in the next months and after that. So thank you all of you. एंड ऑडियंस जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, होपफुली आप नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे. एंड गुड नाइट एवरीवन, एंड थैंक यू अगेन. थैंक यू सर. थैंक यू. Yeah, thank you. थैंक यू. Thank you. Good.